हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप सभी के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। जिस तरह का आपका पेपर का पैटर्न है, उसी पैटर्न में हम यहाँ पर प्रश्नों को लेकर आए हैं। हर पार्ट से अब आपके इस बचे हुए कम समय में किन किन प्रश्नों को तैयार करना है, केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। तो फटाफट आप इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही आपकी क्लासेज आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, यानी कि आपके बायोलॉजी के पर्टिकुलर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कैसा है। तो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय आपके दो तरह के प्रश्न होंगे, जिसमें पहले वाले पार्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, 10 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे उसके लिए। और जो दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं, और कुल मिला के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 12 3 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 नंबर का हो जाएगा। और फिर आपसे 3 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इन 3 प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्नों को 5-5 अंक प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 15 अंक आपके निर्धारित है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 12-3-15, 5-20, 5-25, 4-29, कुल मिलाकर 29 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। छोटे और बड़े मिलाकर 29 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। उसमें 29 से ज़्यादा रहेंगे। क्वेश्चन पेपर में कुछ अथवा करके भी रहेगा ना प्रश्न, तो उसमें 29 से अधिक छपा रहेगा। आपको 29 प्रश्नों का उत्तर देना होगा 70 अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आज आप सभी के लिए इस क्लास में बात करेंगे, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर हम नहीं आए हैं। हम केवल यहाँ पर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन प्रश्न को आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। पूरे बायोलॉजी में सभी चैप्टर के एक ही वन शॉट में सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करवा देंगे आप सभी को। जो इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उन सभी को एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया हुआ है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, इस 3 श्रृंखला में हमने सभी प्रश्नों को समाहित किया है। जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके 2 तरह के पूछे जाते हैं, मैंने उनको एक में ही किया है। तो उन प्रश्नों को आप जो है तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। 2 अंक वाले में आएंगे तो थोड़ा सा उनमें जितना पूछा जाएगा उतना लिखना रहेगा, और अगर 3 अंक वाले में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा विस्तार से लिखना रहेगा। ये बात आप भली बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। पहला पाठ आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पुष्प में दल क्या है। दल क्या होता है पुष्प है, आप सभी को उसको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। फिर आपको युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं ये बताना है। युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को तैयार करना है। बढ़ते हैं आगे। पुष्प क्रम किसे कहते हैं। साइथियम पुष्प क्रम का नामांकित चित्र बनाइए। टेपिमम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो इस पार्टिकुलर चैप्टर से हैं, इसको तैयार कर लेना है अच्छे से। फिर हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला आपका है, उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। क्या इनमें पर परागण संपन्न होता है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। अगला है, आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है। आभासी फल और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है, आवृत बीजी में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए।
अगला प्रश्न आप सभी का है, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आपका तैयार करना है जो अगला प्रश्न है वो है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये 2 बार हो गया है, 5वां और 7वां है ना, एक ही प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बीजों के प्रकीर्णन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यानी कि बीजों का प्रकीर्णन क्या है, बीजों का प्रकीर्णन कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो आप सभी को पहला प्रश्न जो तैयार करना है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, जो ये आपका एक टॉपिक है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे भले आपका लिखा हुआ है संक्षिप्त टिप्पणी, लेकिन आपको ये इसका उत्तर संक्षिप्त नहीं कर देना है कि बहुत ज़्यादा आप इसको छोटा बना दें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है तो आप इसको विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, अगला है, आवृतजीवी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर चौथा प्रश्न आप सभी का है, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंग जनन क्या होता है, इसको आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, मतलब कि जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके प्रकार हैं, उनको सभी पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, यानी कि एकदम से पॉइंट टू पॉइंट किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, उसका जो है संक्षिप्त विवरण हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला पार्ट है, पहले पार्ट से इतने ही प्रश्नों को तैयार करना था, अब दूसरे पार्ट से किन किन प्रश्नों को तैयार करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको। हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है ना। जो ये कुप्रथा है कि समाज में अगर किसी किसी के यहाँ पुत्री हुई है तो उसका दोष उसकी माता को दिया जाएगा, यानी कि जो महिला जिसने पुत्री को जन्म दिया है, तो कहा जाएगा कि ये इसके कारण ही ऐसा हुआ है। तो ये सही क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो आपका विज्ञान कहता है उसके हिसाब से आपको इसका वर्णन करना है कि क्यों नहीं सही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, दूसरे चैप्टर से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नों को आप सभी को तैयार करना है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा पर आपको टिप्पणी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, भ्रूणीय प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय, केवल इतने ही प्रश्नों को आप सभी को तैयार करना है। ठीक है, दूसरे चैप्टर से। तीसरा आपका चैप्टर जाएगा जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य तीसरे चैप्टर से आपको सबसे पहले जो तैयार करना है अति लघु उत्तरीय के रूप में, जो IVF तकनीकी है उसका फुल फॉर्म लिखना है, IVF का फुल फॉर्म लिखना है, और इसका लिखना है गिफ्ट का GIFT। दूसरा है आपका IUD का पूरा नाम लिखिए, पूरा रूप लिखिए। ZIFT क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए, और MTP का पूरा नाम लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आप इनको तैयार करेंगे। और फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में पहला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। अगला प्रश्न है, जो सहायक जनन तकनीकी है उसको परिभाषित करना है, सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। पात्र निषेचन यानी कि IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको इस प्रश्न का उत्तर तैयार करना है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस पार्टिकुलर चैप्टर से आपको निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार करना है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में वंशागति को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर है आपका आनुवंशिक रोग क्या है, मनुष्य में होने वाले किन्हीं 2 आनुवंशिक रोगों के नाम लिखिए। ध्यान रखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो नाम पूछा गया तो नाम ही केवल लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर है आगे आपका
संलग्नता और विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। संलग्नता क्या है और विनिमय क्या है, ठीक है, आप सभी को इसका अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखना है। क्रॉसिंग ओवर क्या है इसको आपको बताना है विस्तार से। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। जो तीसरा प्रश्न है आपका, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसके कारण एवं लक्षण बताइए। टर्नर सिंड्रोम भी आपका इंपॉर्टेंट है और डाउन सिंड्रोम भी, ठीक है। जीनोटाइप या जीन प्रारूप या फिर फिनोटाइप, जिसको आप लक्षण प्रारूप कहते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं? दोनों को आपको डिफाइन करना है। इस तरह से बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक या दो बातें जीनोटाइप के बारे में और एक या दो बातें फिनोटाइप के बारे में लिखना है, तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हो जाएगा, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतना ही पर्याप्त रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न आप सभी का है, सह प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता उदाहरण सहित समझाइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है, उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, किसने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है, और इसके बारे में आपको बताना है विस्तार से। फिर आपका लॉन्ग आंसर आ जाएगा। लॉन्ग आंसर में आप सभी को तैयार करना है, मेंडल के पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, मानव में ABO जो रुधिर वर्ग है उसकी वंशागति का वर्णन करना है। ABO रुधिर वर्ग के वंशागति का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, लिंग गुणसूत्र क्या है? मनुष्य के लिंग निर्धारण में इनकी भूमिका बताइए। तो यानी कि लिंग गुणसूत्र के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है, विस्तार से बताना है, ठीक है, कि कैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है ना। फिर नेक्स्ट है आपका, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं दो संलग्न वंशागति का सचित्र वर्णन कीजिए। एक और प्रश्न आप सभी के लिए है, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे। पांचवा चैप्टर है आपका, वंशागति का आणविक आधार। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? दूसरा है, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली दो शर्कराओं के नाम और सूत्र लिखिए, ठीक है, नाम और सूत्र लिखना है दोनों का। फिर है अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर आपको लिखना है, दो इसके बातें लिखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है और उसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या डिफरेंस पाया जाता है बताना है, ठीक है। फिर है, मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर बात करेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न आप सभी का है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। जो दूसरा प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आप सभी का, आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं? उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। नेक्स्ट है, एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस आपको बताना है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर में आपका रहेगा, पहला, डीएनए की संरचना के वाटसन एंड क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है, चित्र बना करके वाटसन और क्रिक मॉडल को आपको बताना है विस्तार से। फिर है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके कार्य बताइए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, अनुलेखन इकाई को चित्र सहित समझाइए। अनुलेखन इकाई क्या है, इसकी परिभाषा भी बतानी है और अगर संभव हो तो चित्र भी आप बना दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी, जब आप चित्र बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि ड्राइंग आप पेंसिल से ही करें, ठीक। और अगर आप जो है कलम से उसके ऊपर चढ़ाते भी हैं बाद में, तो अगर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है, साफ सुथरा रहता है, तभी चढ़ाने, तो पेंसिल से ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात करेंगे हम अगले चैप्टर की, जैव विकास। जैव विकास में सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। सबसे पहला प्रश्न आप सभी का है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है,
अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। पूर्वजता क्या है या प्रत्यावर्तन क्या है, इसको आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अगला है एलन के नियम को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर आप सभी का, जैव विकास के पक्ष में जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण पर टिप्पणी लिखिए। जो जीवाश्म विज्ञान किस तरह से पुष्टि करता है जैव विकास को, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, तैयार करिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैव विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विन के जैव विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद कई बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, क्रो मैग्नान मानव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्रो मैग्नान ह्यूमन, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में बताना है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संभावित हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आप देखेंगे मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको तैयार करना है मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम। फिर मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंग के नाम बताइए। जो आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। फिर है एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। फिर हम बात करेंगे आगे शॉर्ट आंसर्स का। सबसे पहले आप बताइए इसमें मेटास्टेटिस क्या है? मेटास्टेटिस का क्या मतलब है, इसकी व्याख्या करना है, जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए इस पाठ से। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। फिर है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसको डिफ्रेंशिएट करना है उसमें, और एक एक एग्जाम्पल कम से कम देना है। ठीक है। नेक्स्ट है उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है टीकाकरण को एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। फिर है विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय। ठीक है। वायरस से जो है कई सारी बीमारियां होती हैं, तो किसी एक का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। किसी एक डिजीज के बारे में उसका लक्षण, नाम क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या क्या उसमें किया जाता है, और बचाव के उपाय क्या है, किस प्रकार से ऐसी बीमारियों से बचा जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आप सभी का, एलर्जी एवं स्वप्रतिरक्षा रोग पर टिप्पणी लिखिए। जो एलर्जी एवं स्वप्रतिरक्षा रोग पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है। जो अलग अलग प्रकार के मलेरिया परजीवी है की प्रजातियां हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती होंगी, सीधी सी बात है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर का। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर जो तैयार करना है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण और रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है। काफ़ी लॉन्ग आंसर हो जाएगा अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे तो। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको और अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है। जैसे संक्रामक रोग में आप बात करेंगे तो कह देंगे कि न्यूमोनिया और टाइफाइड। असंक्रामक में आपका एलर्जी और कैंसर हो सकता है। ठीक है। हो सकता है क्या मतलब, एलर्जी और कैंसर के आप तैयार कर लेंगे इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसी एक के रोगजनक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया, किसी एक का। ठीक है। तो ये लिखना रहेगा, लेकिन आप जो है तैयार कर लेंगे तीनों, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तीनों को तैयार कर लेंगे, जिससे इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आप अच्छे से उनकी व्याख्या कर पाओ।
है ना। फिर है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। 8वां चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका वेरी शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी का, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीवों, जो उपापचय की प्रोसेस है उसमें सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन कैसे करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है और उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, उदाहरण भी देना है। अगला प्रश्न है जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। ठीक है, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है पेड़ पौधों को, उसके बदले हुए रूप में आप सबने पढ़ा होगा नाइट्रेट के रूप में उसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। तो उनको जो है कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिर करने में उनकी मदद करते हैं, ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे आगे हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको यही प्रश्न तैयार करना है, जीवों के 4 प्रमुख लक्षण बताना है। आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया की भूमिका क्या है, इसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा खाद का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है या किस तरह से सहायक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। लॉन्ग आंसर में पहला प्रश्न आप सभी के लिए, घरेलू उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है वाहित मल क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर से तैयार करना है। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के वेरी शॉर्ट आंसर में। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। ठीक है, एक शब्द में इसका उत्तर हो सकता है लेकिन आप चाहें तो पूरा एक लाइन लिख सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का क्या महत्व है। तो ये 2 वेरी शॉर्ट आंसर इस टॉपिक से आपको तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर की। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें सबसे पहला प्रश्न बायो रिएक्टर या विडोलित हौज रिएक्टर क्या है, इसकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है प्लाज्मिड एवं फास्मिड क्या है, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, प्लाज्मिड और फास्मिड अच्छे से तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर की बात करें तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। चिकित्सा अथवा कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिताएं लिखिए। अगला प्रश्न है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व लिखिए। ठीक है, तो इन 2 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। समझ में आ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है बायोपायरेसी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है पेटेंट से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार करना है अच्छे से। आगे बढ़ें। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न क्या रहेगा, क्राई प्रोटीन क्या है। क्राई प्रोटीन क्या है, इसे पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है इसको आपको बताना है। दूसरा प्रश्न पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है, इसको इंसुलिन उत्पादन करने की विधि का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको जो लॉन्ग आंसर तैयार करना है वो ये है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी क्या है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर बताइए। नेक्स्ट है समष्टि और समुदाय को परिभाषित कीजिए।
अगला प्रश्न है, आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है एनसीईआरटी का। आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दलहनी पौधे हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार से बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो दलहन की फसल है उसका उत्पादन करने से जो खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है इसको आपको बताना है उसकी व्याख्या करते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरजातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपका, सहजीविता एवं परिजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको तैयार करना है ऊर्जा पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। दूसरा है हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या पिरामिड की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा है आपका, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, उसकी व्याख्या करना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं और अगला पाठ आपका जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विलुप्त प्रजातियां क्या है, ठीक है, इसको परिभाषित करना है और आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैमथ विशालकाय जो हाथी था, है ना, विलुप्त हो चुका है, तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर आप बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो करेंगे राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के यहाँ पर हमने लॉन्ग आंसर वाला भी इसी लघु उत्तरीय में शामिल कर लिया है। जैव विविधता का महत्व समझाइए। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आप सभी का है, जैव विविधता क्या है, स्वास्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं, जो इस बार छपने वाले हैं यहीं से। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इतना तैयार करिएगा बहुत अच्छे से। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। और हमने आपको पहले ही कहा है कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रह गए हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। एक ही शॉट में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की व्याख्या कर देंगे जो आपके 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ते ही होंगे, है ना, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे अलग से। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।